वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, जैसा कि आपने टाइटल में देख रखा है और ब्लैक बोर्ड पर भी व्हाइट बोर्ड पर भी हमने लिख रखा है कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस किस तरीके से हुई थी। ठीक है, क्या क्या इसमें एपरेटस काम में आए थे। तो जो सबसे मेन जो एपरेटस यहां पर लगा था, और उस टाइम की अगर मैं बात करूं जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो रहा था, तो जो एपरेटस यूज में लिया जाता था उसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम है? डिस्चार्ज ट्यूब, या इसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है ना। देखो मैं आपको इसको एक बार डायग्राम बना के बताता हूं कि किस तरीके का ये आपका एपरेटस था। कुछ कांच की इस तरीके से आपके पास ट्यूब थी और इसमें आपने क्या लगा रखे थे भाई, इलेक्ट्रोड लगा रखे थे, और इन इलेक्ट्रोडों को आपने कनेक्ट कर रखा था हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, और यहां पर हाई वोल्टेज ऑलमोस्ट आपका कितना था भाई, बहुत ही ज्यादा था, 10,000 वोल्ट। ठीक है, 10,000 वोल्ट का झटका। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड थे आपके, उसमें आपने क्या लिया होगा, एक कैथोड और एक क्या लिया होगा, एनोड। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैथोड और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड आपका हो गया एनोड। ठीक है, और यहां पर एक वैक्यूम पंप भी लगा रखा था, और इस वैक्यूम पंप का काम क्या था भाई, इस वैक्यूम पंप का काम था कि इसके अंदर जो भी आपकी एयर है उसको सक करके बाहर निकालना। ठीक है, जो भी अंदर एयर प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने का काम था भाई इसका। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या किया यहां पर आपको जो प्रेशर रखा था वैक्यूम पंप अप्लाई करने के साथ साथ, वो कितना रखा था, 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इतना कम, मतलब बहुत ही कम। आपको मैं कह सकता हूं कि एज ए मतलब वैक्यूम, जैसा आपका निर्वात होता है ना, हिंदी में निर्वात बोलते हैं, इंग्लिश में वैक्यूम, वैक्यूम जैसा आपका रख दिया, स्पेस जैसा आपका मीडियम रख दिया। ठीक है ना, यानी बहुत ही कम इसके अंदर क्या था भाई, प्रेशर था, क्योंकि प्रेशर कौन डालता है, गैस डालता है, और यहां पर प्रेशर हमने क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, जब यहां पर हमने करंट अप्लाई किया, कितने वोल्ट का, 10,000 वोल्ट का जब हमने करंट अप्लाई किया, तो हमने क्या देखा भाई कि कैथोड से कुछ रेज जा रही हैं, कैथोड से कुछ रेज जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं भाई, एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और इन रेस को जो नाम दिया गया, वो नाम क्या दिया गया, कैथोड रेस। क्या नाम दिया इन बच्चों, इन रेस को, कैथोड रेस। ठीक है, समझना भाई इस कहानी को। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं, जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इस पूरे एपरेटस को, या तो आप बोल सकते हो इसको डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, या आप इसको क्या बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये आप इसको बोल सकते हो। अब यहां पर देखना, जो नोटिस करने वाली बात है कि सबसे पहले जो इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो यूज किया था, वो किया था आपका माइकल फेराडे ने। जब उन्होंने सॉल्यूशन पर इसको अप्लाई किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में आप जनरली उसको पढ़ते हो, 12th क्लास में आपका चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां आप उसकी डिटेल से बात करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब का अगर किसी ने उपयोग किया था, तो वो किसने किया था भाई, माइकल फेराडे ने किया था। अब कई सारी बुकों में क्या है, एक कंफ्यूजन सा है, बच्चे के दिमाग भी कंफ्यूजन होता है कि कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की। भाई कैथोड रे की डिस्कवरी जे थॉमसन ने नहीं की है, मैं आपको पहले बता दूं। जे थॉमसन ने क्या किया कि कैथोड रे पर एक्सपेरिमेंट किए, उसने कैथोड रे को और क्या किया भाई, स्टडी किया, उसके बेस पर उसने इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन कैथोड रे की जो डिस्कवरी की थी उसमें भी कंफ्यूजन है। काफी सारी किताब बताती हैं कि आपकी विलियम क्रुक्स ने की थी, और काफी सारी किताबें बोलती हैं आपको कि जूलियस प्लकर्ड ने की थी। ठीक है, तो जब दो चीजों में कंफ्यूजन होता है तो हम किस तरफ जाते हैं भाई, जो डेटा बताता है कि सबसे पहले किसने की। तो डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को, जो कैथोड रेज को जिसने डिस्कवर्ड किया था, उसका अगर हम डेटा बताएं तो पहले जो नाम आता है वो क्या आता है, जूलियस प्लकर, और इनका जो डेटा है वो है आपका 1958, यानी इनका जो डेटा दिया गया है, इन्होंने कब, 1958 में इसको डिस्कवर्ड किया। ठीक है, और जो विलियम क्रुक्स का जो डेटा है, विलियम क्रुक्स, तो विलियम क्रुक्स का जो डेटा है भाई वो है आपका 1978। ठीक है, 1978।
तो यहां पर आप डेटा को देखोगे तो साफ साफ पता चल रहा है कि कैथोड रे को पहले किसने डिस्कवर किया भाई, जूलियस प्लकर ने। तो कहीं भी आपको कंपटीशन एग्जाम में अगर कैथोड रे का क्वेश्चन पूछा है कि कैथोड रे को किसने डिस्कवर किया, तो आप आंसर लगाओगे जूलियस प्लकर, ठीक है। अगर आपको जूलियस प्लकर ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में क्या दे रखा है, विलियम क्रुक्स, तो फिर आप किसको आंसर करोगे भाई, विलियम क्रुक्स को करोगे। विलियम क्रुक्स क्या था भैया, आपका बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, इसने तरह तरह के एपरेटस बनाए थे, ठीक है ना, ये सारे प्रक्रम करने के लिए, सारे प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको जो कंफ्यूजन वाला चीज था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। तो करंट अप्लाई किया कितने वोल्ट का, 10,000 वोल्ट का। तो भाई हुआ क्या कि यहां पर आपको पता है पॉजिटिव प्लेट लगी है एनोड और एक जगह नेगेटिव प्लेट लगी है कैथोड। एनोड का मतलब क्या होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ। और जब इतना वोल्ट का करंट आ रहा है तो यहां क्या है, स्ट्रांगली पुल कर रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस इलेक्ट्रोड से क्या होता है भाई, इस इलेक्ट्रोड से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है आपके, अभी तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे तो पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है। यहां से जो कैथोड रेज है वो किस तरफ जा रही थी भाई, आपकी एनोड की तरफ जा रही थी। तो हमने बोला कि ये जो रेज जा रही हैं इनको नाम तो दे दिया कैथोड रेज, और ये कैसी चार्ज है भाई, नेगेटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज पार्टिकल है ये, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर अच्छा हमने इनको पार्टिकल क्यों बोला, तो उसका भी रीजन है, ठीक है। देखो यहां पर क्या कर दिया गया, देखने के लिए, इसकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि भाई ये पार्टिकल नेचर का है, कैसे नेचर का है, तो यहां पर क्या रख दिया गया भाई, यहां पर एक बढ़िया सा क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। पहले तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रखा, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जिस पर जब ये कैथोड रेज टकराएं तो टकराकर क्या हुआ भाई, इन्होंने इनकी रिफ्लेक्शन क्रिएट किया, इनकी परछाई बना दी। तो हमको पता चला कि जैसे ही परछाई बन गई तो भाई पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है भाई, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर हमने बहुत पतली सी, बहुत थिन हमने क्या रखी, एक मेटल की लेयर रखी। तो हमको पता चला कि जैसे ही हमने इसके बीच में वो रख दी तो ये क्या है, काफी गर्म हो गई थी। तो हमको पता चला कि इसमें एनर्जी भी है, और वो एनर्जी किस रूप में हमको मिली, थर्मल एनर्जी के रूप में मिली, ठीक है। बहुत पतली सी हमने क्या रखी, मेटल की एक यहां पर लेयर लगा के रख दी, तो हमको पता चला कि ये चीज भी इसमें हो रही है। फिर हमने क्या लिखा कि भाई इसमें कुछ काइनेटिक मोशन भी है। आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इसमें कुछ काइनेटिक मोशन भी, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसका हमको कैसे पता चला, हमने इसके बीच में क्या रख दी भाई, हमने इसके बीच में एक मूविंग क्या रख दिया, व्हील रख दिया। ये बहुत ही लाइट वेट है, मतलब एक पहिया सा रख दिया जो क्या करे, पैडल रख दिया हमने, ठीक है ना। वो पैडल क्या करे भाई, घूम सके। तो हमने जब यहां पर करंट अप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि ये जो पैडल है वो घूमने लग गया, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि कैथोड रे के पास भाई कुछ क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी ये काइनेटिक एनर्जी को भी रखती हैं। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। तो आपको पता है मास आ गया और क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। तो मास किसका होगा, मास आ गया तो पार्टिकल तो है। यहां से भी हमको पता चल रहा है भाई काइनेटिक एनर्जी से कि कुछ काइनेटिक एनर्जी रख रहा है तो पार्टिकल तो होगा ही, ठीक है। अगली बात हम क्या कर रहे हैं, हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ लिया। दूसरी चीज हमने इसके मोशन को देख लिया कि ये कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रखते हैं। एक चीज यहां पर और पता चली भाई हमको, वैसे तो हमको यहां से भी क्लियर था कि भाई कहां से जा रही है, कैथोड से जा रही है, किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड कैसा है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहां से भी हमें पता चल रहा है कि भाई नेगेटिव है तभी किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ, क्योंकि जो सेम साइन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल, और जो अपोजिट साइन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर यहां पर भी आपका अगर हम नेगेटिव ले लेते तो नेगेटिव की तरफ तो जाता ही नहीं, वो रिपेल होता। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए हमने ऊपर से इन पर क्या लगाया भाई, इलेक्ट्रोड अप्लाई किया। हमने क्या किया, इनके ऊपर इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। उस चीज को मैं आपको बताता हूं, देखो इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोड को लगा दिया। इलेक्ट्रोड किस तरीके से लगाया मैं दिखाता हूं आपको, देखो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक प्लेट हमने यहां ली और एक प्लेट हमने यहां ले ली, ये दो इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए। एक को बना दो आप कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और एक को बना दो नेगेटिवली चार्ज, और यहां पर करंट अप्लाई कर दिया, बाहर से हमने ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज है भाई, ये कहां मूव कर गई, ये कहां मूव कर गई भाई, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी एनोड की तरफ मूव कर गई। तो इससे हमको पता चल गया भाई कि जो ये कैथोड रेज हैं, ये जो कैथोड रेज हैं आपकी, ये कैसी हैं भाई, आपकी ये कैथोड रेज आपकी नेगेटिवली चार्ज है, तभी तो ये किसकी तरफ जा रही है भाई,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और इसी तरीके से हमने एक चीज और अप्लाई की, इसी तरीके से हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ये क्या दिखा रही थी, डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों फील्ड जब हम लगाते हैं तब ये क्या करते हैं भाई, डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है ना। और दोनों को अगर हम एक साथ लगा दें, जैसे हमने यहां पर जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया उसी तरीके से अगर हम यहां मैग्नेटिकल फील्ड भी अप्लाई कर दें तो दोनों फील्ड के जब एक साथ आ जाने से ये बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। क्योंकि अगर यहां पर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऐसे हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का कैसे होगा भाई, मोशन नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगे ना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे चलते हैं, परपेंडिकुलर चलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। अगर हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों फील्ड को एक साथ लगा दें तो वहां पर क्या होगा, जो आपकी रेज है उनका स्ट्रेट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो कितनी बात आप यहां से समझे भाई, पहली बात क्या समझे आप कि कैथोड रेज आपकी कैथोड से स्टार्ट होकर कहां जाती है, एनोड की तरफ। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बोलता है आपसे एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, एनोड से एनोड की तरफ, कैथोड से कैथोड की तरफ, किसकी तरफ जा रही है? तो आपका आंसर होगा कैथोड से कहां जा रही है भाई, एनोड की तरफ जा रही है। दूसरी बात क्या याद रखोगे यहां पे, दूसरी बात यह है कि जब हमने अभी कोई भी फील्ड में, पहले वाला वो ले रहा हूं आपका डायग्राम, ठीक है, फर्स्ट वाला, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बनाया था। देखो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, जब हमने यहां पर 10,000 वोल्ट का झटका दिया तो हमने क्या देखा कि ये जो कैथोड रेज है हमको नहीं दिख रही, गायब हो गई, इनविजिबल हो गई, ठीक है। लेकिन इनको देखने का हमको पता कैसे चला, हमने इसके पीछे क्या लगा दिया भाई, ग्रीन ग्लो लगा दिया, ठीक है ना, यानी फॉस्फोरेसेंट लगा दिया, फ्लूरोसेंट लगा दिया, फ्लूरोसेंट लगा दिया, जो किसका है भाई, जिंक सल्फाइड का है, ZnS का लगा दिया। तो फ्लूरोसेंट का मतलब क्या है, खुद अपने आप नहीं चमके, लेकिन अगर कोई पार्टिकल इनसे टकराए तो ये क्या करे, ब्राइटनेस पैदा करे। तो हमने यहां से टकराएंगे कैसे भाई, हमने इसमें क्या कर दिया भाई, छेद कर दिए, इस कैथोड में, एनोड में हमने क्या कर दिया भाई, छेद कर दिए। और जब हमने इसमें छेद कर दिया तो इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रित, जिसमें छेद हो गए हैं, ठीक है। परफोरेटेड एनोड हमने जब लिया तो हमने क्या देखा कि ये यहां से गई सीधी और सीधी जाके इससे टकराई और टकराकर इन्होंने हरी हरी चमक पैदा की, ग्रीन ग्लो, ठीक है। कैसी आती है भाई, ग्रीन ग्लो, हरे कलर की हमको क्या दिखी, ब्राइटनेस दिखी, ठीक है। जिससे हमको पता चला कि कैथोड से कहां आ रही है भाई, एनोड की तरफ आ रही है, ठीक है। वो किसने बताया आपको, फ्लूरोसेंट ने बताया, ZnS ने, जिंक सल्फाइड ने बताया। तीसरी बात आप क्या याद रखोगे, तीसरी बात आप याद रखोगे कि इसके अंदर जो भी गैस है, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई भी गैस हो, तो वो जो ये एनोड रेज हैं उसको भी क्या करती हैं भाई, आयोनाइज्ड करने की पावर रखती हैं। भाई यहां पर 10,000 वोल्टेज है, कम नहीं होता ये 10,000 वोल्टेज। अब आप ये नहीं रखोगे कि सर इनर्ट गैस आ रही है तो वो कैसे आयनाइज्ड होगी, कोई सी भी इनर्ट गैस आ जाए भाई, करंट हमारा बहुत ज्यादा है, ये उसको भी आयनाइज्ड करने की क्या रखती है, पावर रखती है, ठीक है ना। तो यहां पर चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, कोई सी भी इनर्ट गैस हो, ठीक है। तो यहां पर जैसे हमने कोई सी भी गैस भरी, हाइड्रोजन हमने गैस भरी, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी कैथोड रेज से टकराएंगे और टकराकर इसको भी क्या कर दिया, आयनाइज्ड कर दिया, यानी इसमें भी H+ बना के इलेक्ट्रॉन को इसने भी क्या कर दिया, अलग कर दिया, और ये भी कहां जाएगा भाई, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में ही क्यों जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में इस वजह से जा रहा है क्योंकि हमने यहां पर जो प्रेशर है वो बहुत कम रख दिया। बहुत कम क्यों रखा, कि भाई कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कम से कम रहे इसके अंदर, कम से कम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों में स्ट्राइकिंग हो जाएगी और फिर वहां से क्या है, पाथ आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस वजह से यहां पर प्रेशर कम रखा गया कि आपकी कम से कम गैस रहे, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन में आपको करेक्ट जो वैल्यू है वो आपको पता चले, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तीसरी बात आप यहां से क्या याद रखोगे, देखो भाई पहली बात, दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि कोई गैस भी बीच में आ जाती है तो वो भी आयोनाइज्ड होने की पावर रखती है। कैथोड रेज उस गैस को भी क्या कर देती है, आयोनाइज्ड कर देती है, ठीक है। और ये जो कैथोड रेज है जब आपकी किसी सॉलिड से जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, बढ़िया सा मेटल हो भाई, उससे टकराती हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरे को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये भी चीज हमने यहां पर देखी गई। तो ठीक है, आप एक बार इसका डायग्राम बना लो, फिर इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं सारे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। डायग्राम आप बना लो, सिंपलेस्ट जो आपका डायग्राम मैंने आपको फर्स्ट में बनाया था, आप वहां से भी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, या ये भी आप बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ यहां पर इस तरीके से आप रेस को दिखा दो, ठीक है। ये लो, ये आपकी हो गई कैथोड रेस, ठीक है। बना लो भाई इस डायग्राम को, बाकी बात मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बना लो, बना लिया, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या साइड में मैं आपको दिखा भी देता हूं, चलो कैथोड रेस को देख लो आप, है ना। इस तरीके की आपकी कैथोड रेस होती है भाई, ठीक है। देख लिया, बना लोगे आसानी से, चलें आगे। चलो
अब मैं आपको कैथोड रेस की प्रॉपर्टी लिख देता हूं भाई, सारी की सारी जो भी हमने यहां डिस्कस करी है उन सारी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैथोड रेस को डिस्कवर्ड किसने किया, तो पहला आंसर आपका क्या होगा, जूलियस प्लकर। और ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लिखोगे, विलियम क्रुक्स। ठीक है, और ये जो सारे जो मैंने आपको बताया ना ऑब्जर्वेशन के, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया, मैग्नेटिकल फील्ड लगाया, ये सारे काम ना विलियम क्रुक्स ने करे ना आपके जूलियस प्लकर ने करे, ये सारे काम किसने करे भाई, जे थॉमसन ने करे। इस वजह से हम जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है, जो उसकी करेक्ट वैल्यू है, वो हम किसको देते हैं भाई, जे थॉमसन को देते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किसने किया, तो आप बोलोगे कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसने की थी भाई, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, समझ गए बात को। तो पहला हम कैथोड रेस की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, कैथोड रेस की पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेस स्टार्ट विद एनोड, स्टार्ट विद कैथोड एंड अप टू एनोड। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है भाई, कैथोड से, और कहां पर खत्म होगी, एनोड पर। कैथोड रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है भाई, कैथोड से तो ये स्टार्ट होती है और एनोड की तरफ ये जाती है। ठीक है, खत्म कहां होगी, एनोड की तरफ। दूसरा कैरेक्टर देखो, कैथोड रेस आर इनविजिबल बट कैन बी सीन in the presence PRESENC in the presence of फ्लूरोस्केंट। ठीक है, और फ्लूरोस्केंट या फॉस्फोरसेंट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ठीक है, और यहां पर हमने इसके तौर पर क्या लिया है भाई, जिंक सल्फाइड लिया है, ZnS। तो वैसे तो ये इनविजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब आप इस पर फॉस्फोरसेंट या फ्लूरोसेंट लगा दो तो आपको ये दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी इसकी देखिए, कैथोड रेस ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैथोड रेस आपकी भाई स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है, अगला देखो, जब आप मैग्नेटिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों को एक साथ लगा दो तब भी ये कहां जाएंगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन किसी एक फील्ड को लगाया तो ये डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, अगर आपने केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड को लगाया तो पॉजिटिव की तरफ, अकेला मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो भी ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। दोनों को एक साथ लगा दिया तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगली बात बता रहा हूं, अगली बात देखो, दे आर deflected towards positive plate of electrical field, and also deflected towards magnetical field। ठीक है, सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, और इसी तरीके का डिफ्लेक्शन किसमें होगा, आपका मैग्नेटिकल फील्ड में भी होगा। दे आयोनाइज द गैसेस। ठीक है, ये गैसेस को आयोनाइज करने की क्या रखती हैं भाई, एबिलिटी रखती हैं। जैसे आपकी ये कैथोड रेस आई, मान के चलो ये हाइड्रोजन से टकराई, तो टकरा कर क्या करेगी भाई, हाइड्रोजन का H+ आयन अलग और इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, अलग कर देगी। तो यहां पर मतलब ये इसको आयोनाइज करने की क्या रखती है, प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, समझ गए आपको। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहां इसी चीज से देखो एक चीज और क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी, कि कैथोड रेस does not depend on the electrode or nature of gas। ठीक है,
यहां इसको इलेक्ट्रोड से मतलब नहीं है, आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, ना ही इसको मतलब है कि आपने अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने कौन सी गैस फिल करी है, इसको मतलब नहीं है, ठीक है। ये उनसे डिफ्लेक्ट नहीं होगी, उनसे डिपेंड नहीं करेगी, यानी उनसे इनका कोई प्रभाव नहीं होगा। आप इनको बदल दो तो भी कैथोड रेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो जैसे आपकी ये कैथोड रेस आ रही है, सपोज मैंने आप हाइड्रोजन को हटा के यहां पर क्या भर दिया, हीलियम गैस भर दी, ठीक है। तो हीलियम गैस भर दी मैंने, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी अपने निकाल दे तो He2+ बनाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे He+ बनाएगा, तो भी आपको पता है निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही। अरे भाई कैथोड रेस किसकी बनी है, इलेक्ट्रॉन की बनी है, ठीक है। तो निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही, चाहे आप कोई सी भी गैस ले लो, आयनाइज होके वो क्या देगी, इलेक्ट्रॉन ही देगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ही देगी तो आप कोई सी भी गैस लो, कोई सा भी इलेक्ट्रोड लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कैथोड रेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेंगी। बात समझ गए इस बात को, ठीक है। ये आपको बस समझाने के लिए बनाया है। देखो आगे अगली प्रॉपर्टी देखो, तो इसको आप लिख लो भाई, काम की चीज है, ठीक है। आगे जब मैं एनोड रे की कहानी बताऊंगा तो ये चीज बदल जाएगी, ठीक है। एनोड रे डिपेंड करेंगी, कैनाल रेस जिसको आप बोलते हो, आगे बताऊंगा आगे के लेक्चर में। अभी इतना याद रखो कि कैथोड रेस आपकी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगी, इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करेगी। अगला, दे possesses काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, 1/2 mv², ठीक है। ये क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी को भी रखती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को रखती है, तभी हमारा जो पैडल था मैंने आपको बताया मूव करने लग गया था। जैसे ही वो टकराई, पैडल आया, पैडल क्या करने लग गया भाई, मूवमेंट करने लग गया, घूमने लग गया। पैडल जो हमने यहाँ लिया है बहुत ही लाइट वेट लिया है, बहुत ही हल्का लिया है, ठीक है ना, तो वो आसानी से घूमने लग गया। इस वजह से हमको पता चल गया कि इन्होंने क्या है भाई, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रख रखी है। और जब हमने एक मेटल की बिल्कुल पतली क्या है, हमने जब लेयर लगाई थी तो हमको पता चला कि ये कुछ थर्मल एनर्जी भी पजेस करती है, क्योंकि वो कैसा हो चुका था, गर्म हो चुकी थी भाई वो मेटल की जो आपने बारीक सी क्या ली थी, लेयर ली थी, ठीक है। समझ गए, इन प्रॉपर्टीज को लिख लो भाई, ठीक है, काम की चीज है। आगे की बात करते हैं, लिखो इनको एक बार, लिख लिया, मिटा दें। चलो भाई आगे की कहानी, और आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि अब आपको क्या निकालना है, जो जे थॉमसन का जो अगला जो काम था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई, ठीक है। वहां से कहानी आपकी चालू होगी वैल्यूज की, कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ठीक है, E/m का रेशो कितना है। तो ये सारी चीजें यहां से आगे चालू होंगी। तो थॉमसन ने क्या किया भाई, थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने E/m का क्या निकाला, रेशो निकाला, ठीक है। E/m का रेशो अगर आपसे पूछ ले, इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो किसने कैलकुलेट किया, तो आप बताओगे किसने कैलकुलेट किया भाई, जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉमसन ने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। एपरेटस को मैं साइड में दिखा देता हूं, देख लो, एक भोंपू सा दिख रहा है आपको, भोंपू सा दिख रहा है भाई, ठीक है ना, भोंपू नहीं है, बड़े काम की चीज है, ठीक है, समझना। तो देखो वहां से आपको कैथोड रेस दिख रही है, पहली जो प्लेट है आपकी वो किसकी है भाई, कैथोड की, ठीक है। और जो दूसरा जो आपको गोल गोल प्लेट दिख रही है वो किसकी है, एनोड की, ठीक है। तो जब क्या हुआ, जब हमने ना ही देखो ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड दोनों लग रहे हैं, अभी पहली कंडीशन में आपको बता रहा हूं, ना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना ही मैग्नेटिकल फील्ड है, तो ये कहां जा रही है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाके आपका पॉइंट बी बना रही है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया केवल, तो हमने देखा कि यहां पर ऊपर क्या बना, पॉइंट ए बना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड हटा दिया, मैग्नेटिकल फील्ड लगाया, तो आप देखो नीचे जाके डिफ्लेक्ट हुई और पॉइंट कौन सा बना, सी बना। फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लगा दिया और मैग्नेटिकल फील्ड भी लगा दिया। जब दोनों फील्ड लगा दिए तो ये जो कैथोड रेस के जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल कहां गई, स्ट्रेट डायरेक्शन में गई, और पॉइंट किस पर टकराई, बी पर टकराई। तो ये जो डिफ्लेक्शन के एंगल आए, इसके बेसिस पर क्या किया भाई, थॉमसन ने कुछ कैलकुलेशन की, कुछ ऑब्जर्वेशन लिया, और वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसने क्या दिया भाई, E/m का रेशो दिया। तो E/m का जो रेशो दिया यहां पर वो कितना दिया, E/m का देखो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। भाई नीचे मास है, मास किस में आएगा, किलोग्राम में, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां कहेंगे कि भाई माइनस चार्ज आना चाहिए, माइनस चार्ज आना चाहिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है भाई, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की वजह से आना चाहिए था। लेकिन चाहे आप एनसीईआरटी देखो, आरबीएससी के देखो, सीबीएसई देखो, कोई सी भी बुक उठा के देख लो, आप कोई सी भी आप कोचिंग की शीट उठा के देख लो, वहां भी आपको दिखेगा। तो ये इस तरीके से पॉजिटिव वे में ही लिखा है, तो हम भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, बाकी इसमें आप नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आगे की बात देखो, अब E/m का रेशो आपको पता चल गया, ठीक है। फिर क्या आया भाई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का कैलकुलेशन हुआ,
ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर्ड किया वो किसने किया? रॉबर्ट ए मिलिकन ने। किसने किया भाई? रॉबर्ट ए मिलिकन ने। और इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को भी साइड में मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, एक बड़ा सा चेंबर है, चैम्बर में क्या रखा है? एक साइड आपको दिख रही है कि एक साइड आपने क्या भर रखा है? छोटा सा, देखो छोटा सा आपको दिख रहा है कि एक तेल का क्या भर रखा है? आपने पंप सा ले रखा है, उससे आप क्या कर रहे हो? पंप को स्प्रे करके उसकी बौछार करवा रहे हो तेल की बूंदों की, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स आप निकाल रहे हो और वहां पर दो प्लेट लगी हुई हैं। ऊपर वाली प्लेट में देखो हॉल बन रखा है, उस हॉल में से क्या हो रहा है भाई? वो आपकी जो ड्रॉप्स हैं वो क्या है? नीचे गिर रही हैं, ठीक है। और आप देखो साइड से एक्सरे बीम को भी लगा रहे हो, एक्सरे बीम को भी आपने इंसर्ट कर दिया है, तो वो उसकी एयर को क्या कर देगी? आयोनाइज्ड। और वो जब एयर आपकी ऑयल की ड्रॉपलेट से टकराएंगी तो ऑयल की ड्रॉपलेट्स को भी क्या कर देगी? आयोनाइज्ड कर देगी। तो उनके गिरने की जो रेट है उसमें क्या आएगा? कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। उस सबके बेसिस पर रॉबर्ट ए मिलिकन ने क्या कैलकुलेट किया? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट किया। और इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया कि जो चार्ज है, जो ड्रॉपलेट्स पर चार्ज है वो किसके बराबर होगा? Q बराबर NE के बराबर होगा। यहां पर E बराबर क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कितना है भाई? 1.6022 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ऑप्शन में आपको कहीं 1.6 मिले या आपको 1.6022 मिले तो आप इस ऑप्शन को करके आओगे, ठीक है। करेक्ट जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर जो n है, n क्या है भाई? 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है ना भाई। तो इस फॉर्मूले से चार्ज बता दिया गया। और चार्ज किसने कैलकुलेट किया? आपके रॉबर्ट ए मिलिकन ने। और E/m का जो रेशियो है वो किसने कैलकुलेट किया भाई? जे थॉमसन ने। तो देखो हमारे पास E/m का रेशियो है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, तो E भी है हमारे पास E भी है और हमारे पास E/m भी है। तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बचेगा क्या? मास। तो हम निकाल सकते हैं भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम निकाल लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा? E/m। तो E से E कट जाएगा, m कहां चला जाएगा? ऊपर। तो एक बार हम कैलकुलेशन भी कर लो आप, चाहे भले वैल्यू सेम आएगी। 1.76 इंटू 10 पावर 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। और नीचे क्या है? 1.6022 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो कूलम से कूलम कट जाएगा भाई, ठीक है। अरे सॉरी, उल्टी लिख दी अपन ने वैल्यू, ये वाली ऊपर आएगी, वो वाली नीचे आएगी। तुम भी क्या भुला देते हो भाई? 1.6022 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और नीचे क्या लिखोगे? 1.76 इंटू 10 पावर 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर किलो कूलम से कूलम कट गया, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा भाई, इनवर्स ऊपर जाएगा। और जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये किसका मास आ गया भाई? इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। देखो बहुत ही कम है, ठीक है, नेग्लिजिबल है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मान को कैसा मानते हैं हम? नगण्य मानते हैं। आगे बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। कैलकुलेशन में आएगा जब आप एक जगह ऐसा आएगा आप इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करोगे। क्यों करते हैं? 10 पावर माइनस 31 भाई, माइनस 31 0.00031 जीरो लगाओ, उसके बाद 9 1 रखो, वो किलोग्राम। कितना कम है भाई, समझ लो आप, इमेजिन करके देखो। 0.00 करके 31 जीरो तक पहुंचो, उसके बाद क्या आएगा आपका? 9 1, वो भी किलोग्राम, ठीक है। बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल मास इसका है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको सबसे लाइट वेट पार्टिकल बोलते हैं। मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था ना कि सबसे हल्का पार्टिकल कौन है, और मैंने वहां पर आपको लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देख लो भाई इसका मास कैसा है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल मास है, इस वजह से सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो ये चीज मैंने आपको बता दी, एक बार इसको नोट करो, फिर आगे की कहानी करते हैं। या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो भाई आराम से, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड कैसे किया। दो चीजें आपने और पढ़ी। आपने क्या पढ़ा? E/m का रेशियो पढ़ा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा। E/m का रेशियो किसने निकाला? जे थॉमसन ने निकाला। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने ज्ञात किया भाई? किसने नोन किया? रॉबर्ट ए मिलिकन ने। किससे? ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से। एक्सपेरिमेंट का मैंने फोटो आपको दिखा दिया था, ठीक है। दूसरी बात हमने यहां पर की थी कि E निकाल लिया आपने और E/m का निकाल लिया तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? ये वैल्यू याद रखनी है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ ले आपसे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6022। इस चीज को भी याद रखोगे, 1.6 तक खत्म नहीं करोगे, पूरा याद रखोगे। 1.6022 इंटू 10 पावर माइनस 19 किसमें? कूलम में। अच्छा, माइनस चार्ज होता है एक चीज और,
कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है भाई, तो यहां पर आगे माइनस भी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोटॉन आएगा आगे और प्रोटॉन पर क्या होगा, यही चार्ज होगा लेकिन वो प्लस में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, हाँ E/m का रेशियो भी आपको याद रखना है, कितना है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, किलोग्राम इनवर्स। और अगर ग्राम में आ जाए तो, ग्राम में आ जाए तो कितना हो जाएगा 10⁸ हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो वो वाली वैल्यू लगा के आप सॉल्व कर दोगे। यहां भी अगर आपको पूछ ले भाई, यहां भी पूछ ले, ग्राम में पूछ ले, तो 9.1 इंटू 10⁻3 कम करो भाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30, 28 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई ग्राम में, कितना आ जाएगा 10⁻28 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही, ये चीजें भी आपको याद में रखनी है। ग्राम में पूछा है, किलोग्राम में, तो इतना कंपैरिजन आप कर सकते हो, मैं लिख भी देता हूं नीचे। 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा भाई 1000 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहां से आप इस चीज को कर सकते हो। तो आज की कहानी हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई आपका जो प्रोटॉन है उसको कैसे डिस्कवर्ड किया, और उसके बाद ही न्यूट्रॉन क्यों डिस्कवर्ड हुआ। पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद किसकी डिस्कवरी हुई, आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है भाई।